स्वातीताई, हा सर. आज 9 वाजतेपर्यंत संपवा बरं का. आज मला पुढे सत्र आहे नंतर. खरं 8:30 पासूनच आहे, अच्छा, पण अर्धा तास थोडा उशीर करू त्याच्यात. बरं, हरकत नाही. हं. थोडेसेच प्रश्न घेऊ मग आपण आज. हां. चालेल. नमस्कार, सुप्रभात. भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से आयोजित किया गया यह व्याख्यान आज हम हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जानने जा रहे हैं. हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर. सर प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. सभी सहभागियों का स्वागत. हम सेशन की शुरुआत श्लोक से करेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. शुरू करना है स्वाति जी? शुरू करना है क्या? हाँ सर, शुरू कीजिए. सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार. आज यह अपनी इस व्याख्यानमाला का 10वां पुष्प है. आज हम संस्कृति के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे. संस्कृति के बारे में बहुत संभ्रम, जिस प्रकार से हमने देखा कि धर्म के बारे में बहुत संभ्रम भारतीय समाज में भी व्याप्त है, उसी प्रकार से संस्कृति के संबंध में भी भारतीय समाज में, भारतीय विद्वानों में बहुत सारा संभ्रम अभी भी बना हुआ है. संस्कृति को गलती से कल्चर कह दिया जाता है. संस्कृति यह शब्द ऐसा है, शब्द है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो सकता. संस्कृति का संबंध जीवन दृष्टि से होता है. संस्कृति का संबंध संस्कारों से होता है. संस्कृति का संबंध उच्चतम व्यवहार से होता है. कल्चर यह शब्द जो है, यह एक नकली इस प्रकार का भाव प्रकट करता है. जैसे हम जानते हैं, जो प्राकृतिक मोती होता है उसका तेज थोड़ा फीका लगता है प्रत्यक्ष देखने पर, और जो कल्चर्ड मोती होता है जिसको चमकाया जाता है, बहुत चमकता है और प्रभावित करता है. सामान्य रूप से देखने वाला जो इसमें जानकारी नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति उसे देखेगा तो प्राकृतिक मोती की जगह पर कल्चर्ड मोती का चुनाव कर लेगा. उसकी चमक दमक के कारण प्रभावित हो जाएगा. जो जानकार है, जो जवेरी है, वो तो बराबर पहचान लेगा कि कल्चर्ड कौन सा है और मूलतः प्राकृतिक मोती कौन सा है. तो कल्चर और संस्कृति, इन दोनों में अंतर है. कल्चर का सामान्यतः जो प्रकटीकरण है, यह बाहरी जो चमक दमक है इससे होता है, और इसलिए इस प्रकार की कृतियों को कल्चरल प्रोग्राम इस रूप में देखने की पूरे विश्व भर में एक पद्धति निर्माण हो गई है.
वो कल्चरल प्रोग्राम के लिए गया है यानी क्या गया है, इसके लिए गया है। तो नाच गाने, अभिनय, यानी जो बाहरी दिखावे की बातें हैं उन्हें कल्चर मान लिया जाता है, और कल्चर उसे मानना है ठीक भी है। तो कल्चरल प्रोग्राम उसे कहना यह भी गलत नहीं है, लेकिन उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कहना यह ठीक नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, यह जो प्राकृतिक ऐसी भावनाएं हैं, उन भावनाओं से, उस व्यवहार से ऊपर उठकर उन्नत विचार व्यवहार करना, यह संस्कृति का लक्षण है। एक छोटा सा उदाहरण से देकर मैं इसे स्पष्ट करूंगा। देखो, मैंने कुछ लेख लिखा, तो उसके वो प्रकाशित जब होगा उस समय उसके नीचे लेखक के रूप में मेरा नाम छप के आए, ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति है ये, कि मैंने जो काम किया है उसका श्रेय मुझे मिले, यह प्रकृति है। विकृति क्या है? तो विकृति जो दूसरे ने किया है उसका श्रेय मुझे मिले, यह है विकृति। और जो संस्कृति है वह है मैंने जो किया है उससे सब लाभान्वित हो, सबको उसका लाभ मिले, यह संस्कृति। और एक उदाहरण से इसको मैं स्पष्ट करूंगा कि जैसे मैंने लेख का बताया कि लेख के नीचे मैंने लिखा है तो मेरा नाम उसमें आना, यह प्राकृतिक है, यह स्वाभाविक है। ऐसा लगना कि भाई मैंने लिखा है, मैंने कुछ परिश्रम किया है, मैंने कुछ चिंतन किया है, विचार किया है, तो मेरा नाम उसके नीचे होना चाहिए। लेकिन दूसरे किसी का लेख और उसके नीचे मेरा नाम हो, ऐसा लगना विकृति है। हम रेल के डिब्बों में से प्रवास करते हैं और उसमें जो टॉयलेट होते हैं उसमें जो अलग अलग लिखा हुआ हम देखते हैं, यह है विकृति। दूसरे किसी का के लेखन का अपने नाम से प्रकाशन करना, जैसा हमारे प्रथम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। किसी अपने विद्यार्थी का लेखन अपने नाम से प्रकाशित किया, बाद में उनके ऊपर मुकदमा भी चला और उन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी। तो यह है विकृति। और संस्कृति क्या है? तो देखिए, हमारे जितने भी विशाल ऐसे मंदिर बने हैं अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के साथ में, किसी मंदिर के स्तंभ हैं उनमें से संगीत के सुर निकलते हैं, इतनी सूक्ष्म बारीकी से ऐसी उन्होंने मूर्तियां और कलाकारी उसमें बताई गई है, अद्वितीय, इतने विशाल है। बृहदेश्वर मंदिर का ऊपर का जो हिस्सा है उसका शिखर का वह 80 टन का है। अब किस प्रकार से 80 टन का पत्थर उन्होंने इतना ऊपर उठाया होगा, तो बहुत कुछ उसके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया होगा, ज्ञान तपस्या की गई होगी, परिश्रम किया गया होगा। लेकिन हम देखते हैं इन किसी भी मंदिरों के नीचे ये मंदिर किसने बनाए, इनके नाम नहीं होते। अनाम हो जाना, इसे कहते हैं संस्कृति। ये मैंने बनाया है, यह तो भगवान ने मुझसे बनवा लिया है, ऐसा मानना, यह है संस्कृति। तो संस्कृति, विकृति और प्रकृति, इनके अंतर को अब हमने समझ लिया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संस्कृति को भारतीय भाषाओं में, उत्तर भारत की तो सभी भाषाओं में संस्कृति ही कहा जाता है, लेकिन संस्कृति यह शब्द यह प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है, लेकिन भावार्थ उसका जो है वह तो प्राचीन भारतीय काल से ही चलता आ रहा है। सुसंस्कृत होना, यह तो अनादिकाल से हमारे यहाँ
आग्रह का विषय हो रहा है। एक संस्कृत और संस्कृति के बारे में भी एक कुछ लोगों के मन में ऐसा द्वंद्व होता है, कभी कभी भ्रम भी होता है कि सारी दुनिया यदि संस्कृत बोलना सीख जाए, संस्कृत बोलना शुरू कर दे, तो पूरा विश्व सुसंस्कृत हो जाएगा। लेकिन भाषा का यद्यपि संस्कृति के साथ बहुत गाढ़ा संबंध है, इसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। लेकिन भाषा संस्कृत हो जाने से मनुष्य सुसंस्कृत हो जाता है, यह अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए है कि पूर्णतः वो सुसंस्कृत नहीं बनता। ऐसे ही किसी ने मुझे कहा यही कि सब लोग संस्कृत बोलने लग जाए तो सब पूरा विश्व सुसंस्कृत हो जाएगा। मैंने उससे प्रश्न पूछा, भाई साहब आप मुझे बताइए, रावण किस भाषा में बात करता? रावण मंदोदरी से और मंदोदरी रावण से किस भाषा में बात करते थे? वो भी तो संस्कृत में ही बात करते थे। तो क्या उससे रावण सुसंस्कृत हो गया? दुर्योधन किस भाषा में बात करता? तो क्या दुर्योधन सुसंस्कृत हो गया? इसलिए भाषा का संबंध संस्कृति से होने के उपरांत भी केवल भाषा सीखने से सुसंस्कृत बनना पूरी तरह से संभव नहीं होता। इसे जानना होगा। अब भाषा का विषय ही निकला है तो हम देख लें कि भाषा का संस्कृति से संबंध कैसा है। भाषा का निर्माण कैसे होता है? तो कोई समाज कुछ एक समान जीवन दृष्टि लेकर जब आगे बढ़ता है, उस जीवन दृष्टि के अनुसार उसका कुछ लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह सब साथ में मिलकर प्रयास करते हैं, तब वह समाज के रूप में कहलाने योग्य बनते हैं। जिस समाज में कोई समान लक्ष्य नहीं है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं है, वह तो भीड़ होती है। जैसे हम मेले में यात्रा में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग होते हैं उसमें, लेकिन हर एक का अपना अपना लक्ष्य भिन्न होता है। कोई वहां बहुत अच्छे खाने के स्टॉल लगे होंगे तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाने को मिलेगा, अलग अलग ढंग का खाने को मिलेगा, इसके लिए जाता है। कोई वहां वो अलग अलग प्रकार के मंडप लगे होते हैं, प्रदर्शनियां लगी होती है, ऐसे अलग अलग उद्देश्य लेकर लोग वहां जाते हैं। कोई पुण्य कमाने के लिए वहां जाता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हर समाज में जब तक एक लक्ष्य लेकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब समाज प्रयास करता है, तब वह समाज कहलाता है। और ऐसे समाज की संस्कृति होती है, उसका संबंध उस समाज की उस जो समान जीवन दृष्टि है इससे होता है। इस समान जीवन दृष्टि के बारे में हमने पूर्व में जाना है, भारतीय जीवन दृष्टि के बारे में, और इसलिए उसके परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ भाषा की दृष्टि से हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनकी एक विशेषता है, इनमें जितने रिश्तों के नाम आप पाएंगे ऐसे दुनिया के अन्य किसी भी समाज में नहीं मिलेंगे। भाई बहन, पिता माता, पुत्र पुत्री, बुआ ताऊ, फूफा फूफी, ऐसे दर्जनों ऐसे नाम इसमें मिलते हैं। अब इनका संबंध भाषा से होता है। अब जब बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं तो उसके पीछे भावना यह होती है कि मेरी कुटुंब भावना का विस्तार हो रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं
आकाश में जो चंद्रमा दिखाई देता है दूर दूर, उसे हम चंदा मामा कह देते हैं। अभी अन्य किसी भाषा में उसको अंकल नहीं कहा जाता, मून अंकल नहीं कहा जाता, लेकिन हम तो उसको चंदा मामा कहते हैं। अरे हम तो चूहे को भी चूहे मामा कहते हैं, मराठी में उंदीर मामा कहते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं। तो भाषा जो है ना, यह उस संस्कृति की, उस जीवन दृष्टि की संवाहक होती है। जिस प्रकार की जीवन दृष्टि, जिस प्रकार के विचार और व्यवहार उस समाज के लोगों के अपेक्षित होते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार का सामाजिक संगठन आकार लेता है, वह भाषा को जन्म देता है, भाषा के नवीन नवीन शब्दों को जन्म देता है। और इसके लिए हम देखते हैं जो राजीव मल्होत्रा लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल फॉर संस्कृत, उसका एक अंग यह भी है कि संस्कृत के शब्दों को अंग्रेजी शब्दों से विस्थापित किया जा रहा है। धर्म की जगह पर रिलीजन शब्द का उपयोग होता है। अब धर्म भिन्न है, रिलीजन भिन्न है, कल्चर भिन्न है, संस्कृति भिन्न है, राजा भिन्न है, किंग भिन्न है। तो इस प्रकार से भाषा जो है, यह उस समाज की जीवन दृष्टि, उसके जीवन दृष्टि के अनुसार जो पूरा जीवन आकार लेता है, उस पूरे जीवन की अभिव्यक्ति का एक प्रबल ऐसा साधन होता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा कुटुंब, इसकी जो परिभाषा है या इसकी जो अवधारणा है, ये फैमिली से भिन्न है। हमारे यहाँ ग्राम की जो परिभाषा है, ग्राम की जो अवधारणा है, वो विलेज नहीं है, यह विस्तारित कुटुंब है। हमारी राष्ट्र की अवधारणा है, यह नेशन की अवधारणा से भिन्न है। तो हमारी भाषा जो है, इसका संस्कृति से बहुत निकट का संबंध होता है। और ये संस्कृति जो पूरे समाज जीवन को आकार देती है, उसके अनुसार उसकी हर प्रकार की अभिव्यक्ति को ठीक से प्रकट किया जा सके, इसके लिए उस भाषा में जन्म अलग अलग शब्दों का होता है। हम देखते हैं कि भाषाओं में भी कुछ समानता होती है। अंग्रेजी का विषय ले लें हम, और हमारी भारतीय भाषाओं का विषय ले लें, हम देखेंगे कि कुछ उसमें ऐसे मुहावरे हैं कि जो भारतीय भाषाओं के मुहावरों में है ही नहीं, और कुछ भारतीय भाषाओं के मुहावरे हैं, कहावतें हैं, वो अंग्रेजी में नहीं है। ये जितनी भी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और जो कहावतें हैं, जिनके समतुल्य ऐसी मुहावरे और जो परिभाषाएं और ये कहावतें अंग्रेजी में नहीं है, ये सब मुहावरे और कहावतें जो हैं, यह भारतीय संस्कृति को प्रकट करते हैं। किस प्रकार से, हम थोड़ा सा उदाहरण लेकर देखेंगे। जैसे अंग्रेजी में कहावत है टिट फॉर टैट। अब इसके अनुरूप, इसके बिल्कुल समानांतर इसके जैसी कहावतें हमारी भारतीय भाषाओं में, मराठी में कहते हैं दशास तसे, हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अब ये संस्कृति का परिचायक नहीं है, लेकिन हम जब कहते हैं कि उसको याद किया और वह ऐसा उपस्थित हुआ जैसे भगवान उपस्थित हो जाता है, सच्चे दिल से याद करो तो भगवान का उपस्थित होना अनिवार्य है, ऐसी हमारी श्रद्धा है, वो प्रकट होती है। वही अंग्रेजी में जब विचार करते हैं, बात करते हैं, तो वहां कहा जाता है थिंक ऑफ द डेविल एंड ही इज देयर। क्योंकि उनकी मान्यता है कि हर मनुष्य जो है यह पापी है, उसने वो जो ज्ञान का फल खाया है, उसका जो ओरिजिनल सिन किया है ज्ञान के फल को खाकर,
यह उसके ओरिजिनल सिन है, और इसके लिए हर मनुष्य जो है यह पापी है, और इसके लिए पाप के कारण वह नरक में यानी हेल में न चला जाए, इससे यदि उसे बचना है तो उसे ईसा मसीह की शरण में आना होगा। हमारे यहाँ तो मान्यता है कि हर मनुष्य में वही एक परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति ही इस विश्व के सारे जितने भी अन्य तत्व दिखते हैं ये सब हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि देखो याद किया और दत्त जैसे उपस्थित हो गए। दत्त के बारे में बहुत कहा जाता है, महाराष्ट्र में तो बहुत ही प्रचलित है। दत्तासारखा येऊन बघायला, आठवण केली, याद किया और दत्त के जैसा उपस्थित हो गया। तो ऐसी जो कहावतें जिसका अंग्रेजी ऐसा समांतर ऐसा कोई कहावतें या मुहावरे उपस्थित नहीं है, वो सब मुहावरे और कहावतें उस भाषा की या उस समाज की संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। अब जैसे अंग्रेजी में कुछ कहावतों का विचार हम करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, माइट इज राइट। अब विचार करिए, जो बलवान है वह सही है। आपको लगेगा हाँ ऐसे तो बहुत कहावतें हमारी सभी भाषाओं में है। आप थोड़ा सा सूक्ष्मता से उसका विचार करेंगे तो आप पाएंगे हमारे यहाँ कहावत मिलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इसे हमने सही नहीं कहा, माइट को राइट नहीं कहा हमने। जो शक्तिशाली है वो भैंस तो ले जाएगा, लेकिन ये उसका अधिकार नहीं है, गलती कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। हमारी मान्यता तो ये है बलवान है वो छीन लेगा भैंस को, लेकिन उसको हमने सही नहीं माना। लेकिन वहां तो सत्ताधिष्ठित समाज होने से, बलवानाधिष्ठित समाज जीवन होने से वहां की कहावत कहती है माइट इज राइट। और एक कहावत ले, उसमें कहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या है इसे तो हम समझते हैं। पॉलिसी का अर्थ है रणनीति, केवल नीति नहीं, रणनीति। यानी किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे पॉलिसी कहे। अब जब सामने वाला बलवान हो, अपने से बलवान हो, तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, और दूसरा सामने वाला यदि दुर्बल हो तो उसके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये कहावत जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो कहती है यदि बलवान है तो उसके सामने सत्यनिष्ठ हो, भाई बताओ कि मैं कैसा सत्यनिष्ठ हूं। और यदि सामने दुर्बल है तो उसकी चिंता मत करो, ऑनेस्टी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रामाणिकता उसके लिए नहीं है। प्रामाणिकता तो उसको जो बलवान है उसको बतानी होगी, क्योंकि नहीं तो वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा आपके सिर। भारतीय किसी भी भाषा में इस अर्थ की कोई कहावत नहीं है। हमारे यहाँ मान्यता तो यह है अरे प्रामाणिकता है, सच्चाई है, ये तो रक्त में होनी चाहिए, ये तो स्वभाव में होनी चाहिए, ये तो स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। और ये सामने दुर्बल है या प्रबल है, इससे निरपेक्ष होनी चाहिए। और एक कहावत है अंग्रेजी में, देखो, क्राइंग चाइल्ड ओनली गेट्स मिल्क। अब ये जो कहावत है यह उनकी फाइट फॉर राइट्स, यह जो जीवन दृष्टि का सूत्र है उसकी परिचायक है। जब तक बच्चा चिल्लाएगा नहीं उसे दूध नहीं मिलेगा, ऐसा वो बताते हैं इस कहावत के अनुसार। लेकिन प्रत्यक्ष में आप विचार करिए कि ऐसी कोई अंग्रेज माता भी हो सकती है जो बच्चा चिल्लाता नहीं है इसके लिए उसको भूखा बनने देगी। वो भी तो इसकी चिंता करेगी ही, ये मेरा बेटा है अभी चिल्लाता नहीं है भूख के कारण, इसके लिए क्या हो गया,
उसके समयानुसार उसका समय पत्रक तैयार करेगी दूध पिलाने का, और उसके हिसाब से दूध पिलाएगी। इसके लिए इस प्रकार की कोई कहावत हमारी किसी भी भारतीय भाषा में आपको दिखाई नहीं देगी। और इस दृष्टि से हमारी भाषाएं जो हैं, इनका प्रदूषण न होने देना, ये हमारी संस्कृति को ठीक रखने का लक्षण है, अनिवार्यता है। इसे हमें समझना होगा। हम बहुत क्या कहें कि अज्ञानवश इन अंग्रेजी कहावतों का उपयोग हमारे रोज के व्यवहार में सहजता से कह देते हैं। इससे हमें बचना होगा। विविधता में एकता, ऐसी एक बात हमारे यहाँ भारत की विशेषता बताई जाती है। अब यह भी वास्तव में संस्कृति का ही एक प्रकटीकरण है। लेकिन हमारे यहाँ होता ऐसा है कि इस विविधता के तत्वों को या विविधता की जो अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं, उनकी गिनती करते 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 हम सांस्कृतिक विविधता में चले जाते हैं और कहने लगते हैं इस कुटुंब की संस्कृति भिन्न है, इस गांव की संस्कृति भिन्न है। अब ये संस्कृति तो समाज की होती है, ये व्यक्ति की या किसी ट्राइब की नहीं होती है। उस समाज में जो अलग अलग प्रकार के गुट हैं, उनकी संस्कृति नहीं होती है। संस्कृति तो सबकी समान होती है। इसे हमें समझना होगा। और ये अनेकता में एकता का विषय इस संदर्भ में समझना होगा। यदि हम संस्कृति की भी विविधता मान ले तो एकता है किसमें भाई? केवल हम एक हैं कहने से हम एक नहीं बनते। कुछ साम्य, व्यवहार में साम्य, कुछ आपस में प्रेम भाव, इसमें साम्य, इस प्रकार का नहीं होगा तो संस्कृति उसे नहीं कहा जा सकता। अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि हमारे ही देश में देख लीजिए आप, एक समाज है, समाज गुट है कहिए, कि जो यह मानता है कि हमारे में अलग अलग प्रकार की श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। इनमें कुछ लोग हैं जिनकी श्रद्धा निर्गुण निराकार परमात्मा की साधना में है, लेकिन वो यह भी मानते हैं कि सब उस उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए यदि कोई विग्रह बनाकर, मूर्ति बनाकर, मूर्ति पूजा के माध्यम से साधना करना चाहता है तो अच्छा है, ठीक है। वह निर्गुण निराकार की दिशा में सगुण साकार को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब यह तो है हमारी संस्कृति। तो मूर्ति पूजा को और मूर्ति पूजकों का सम्मान करना, यह एक समाज के गुट का स्वाभाविक सांस्कृतिक लक्षण है। दूसरा समाज ऐसा है, समाज का गुट भारत में ऐसा है जो मूर्तियों को तोड़ने में अपना लाभ समझता है। इन मूर्तियों को तोड़ने के कारण मैं जन्नत पे जाऊंगा, 72 हूरें मिलेंगी, शराब की नदियां बहती होंगी। तो इस प्रकार से ये दो भिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, इन्हें हम समझें। और इनकी भिन्नता को ध्यान में रखकर ये दो छोर हैं, और केवल दो छोर भौतिक दृष्टि से नहीं है, इसको और गहराई से समझना होगा। इसमें एक तो है जो कोई किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति से अपने जो इष्ट देव हैं उनकी आराधना करे, इसमें विश्वास रखने वाली संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति है, या संस्कृति कहें या न कहें, यह चिंतन का विषय है,
मेरी दृष्टि से तो उसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। जो अपने से भिन्न दूसरे किसी को जीवन का अधिकार नकार देती है, अपने से भिन्न किसी भी परंपराओं को वह नष्ट करने में ही अपना लाभ मानती है, अपने जन्म में जाने का मार्ग मानती है, ऐसी दो संस्कृतियां अमृत और विष के समान हैं। और हमारे यहाँ ये एक साझी संस्कृति, भारत की तो एक साझी संस्कृति है। यहाँ शक आए, यवन आए, हुन आए, कुषाण आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, इन और हिंदू पहले से रहे या आर्य रहे, इन सब की मिलाकर हमारी संस्कृति है, ऐसा कहने का एक चलन हमारे देश में बहुत है। और इसके कारण मैं बहुत उदात्त ऊंचे विचार चाहूंगा, ऐसा भ्रम समाज में फैलाया गया है शिक्षा के माध्यम से और विभिन्न जीवन के व्यवहारों के माध्यम से। लेकिन यह सत्य नहीं है। विष और अमृत को मिलाकर इनका सामंजस्य संभव नहीं है। ऐसा जब किया जाता है, हमेशा अमृत और विष को मिलाकर जो निर्माण होता है वो विष ही होता है। अमृत में लगता है सर से संपर्क छूट गया है, वो जल्दी हमें ज्वाइन होंगे। नमस्कार, तब तक मैं अपना निवेदन कर लेती हूँ। हर एक भारतीय को यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। भीष्म प्रकाशन का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ 2 अप्रैल को प्रकाशित होने जा रहा है। इसके इसके बारे में पहले बोलती हूँ। कुटुंब सुदृढ़ीकरण। भारतीय कुटुंब संस्था का परिचय करा देने वाला यह ग्रंथ दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित 2 अप्रैल को प्रकाशित होने वाला है। इसका मूल्य 350 है, लेकिन प्रकाशन पूर्व छूट इसकी कीमत केवल 250 रुपए है। ये छूट 30 अप्रैल तक लागू है। आप दिए गए लिंक पर या 9503864401 इस नंबर पे गूगल पे कर सकते हैं और अपनी प्रत आरक्षित कर सकते हैं। कुटुंब क्या है, कुटुंब की विशेषताएं क्या है, कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है, कुटुंब टूटने के कारण कौन से है, श्रेष्ठ भारतीय कुटुंब की संकल्पना क्या है, कुटुंब व्यवस्था का इतिहास क्या है, उसकी रचना कैसी है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है। कुटुंब संस्था हमारे समाज की नींव है। सहज और संस्कारमय वातावरण हो, बड़ों का आदर सेवा होती हो, छोटों के लिए आदर्श उपस्थित है, वानप्रस्थी संयमित उपभोग का वस्तुपाठ
अपने आचरण से सिखाते हो, सबके व्यवहार में कुटुंब भावना ओतप्रोत हो, यह एक अच्छे भारतीय संयुक्त कुटुंब का स्वरूप है, जो आज देखने को भी नहीं मिलता है। हमारे कुटुंब संस्कार, कुटुंब शिक्षा, कुटुंब व्यवस्थापन, कुटुंब जीवन, इसकी प्रतिष्ठापना पुनः करनी चाहिए। इसके बारे में यह ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से समझाता है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज ही आप इसका पेमेंट करके प्रकाशन पूर्व छूट में आपकी प्रत आरक्षित कीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में हम इस व्याख्यानमाला में भी तो समझ ले ही रहे हैं। इसके 2 खंड है, जीवन का भारतीय प्रतिमान। हर एक भारतीय को यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। हमारी सोच अभारतीय बन गई है। इंडिया दैट इज भारत, ऐसा हम आज के बच्चे कहते हैं। भारतीय के रूप में जन्म लिए बालक को भारतीय बनाने के लिए भी संस्कार और शिक्षा की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इसकी कोई सामान्य व्यवस्था भारत में नहीं बनी है। हमारे ग्राम अब स्वावलंबी ग्रामकुल नहीं रहे, वो विलेज बन गए हैं। वर्तमान में हमारे कुटुंब नहीं होते हैं, फैमिली होती है। हम 2 और हम पर निर्भर बच्चे। हमारे विवाह भी अभी संस्कार नहीं होते, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होते हैं। हमारा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के संदेश पर भी हम श्रद्धा नहीं रखते। वेदों में हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारी शिक्षा भी पूरी तरह से अभारतीय हो गई है। तो हम भारतीय है, इसका मतलब क्या है? हम क्यों भारतीय है? हमारी विशेषताएं कौन सी है? भारतीय जीवन दृष्टि क्या है? भारतीय विचार क्या है? हमारे पूर्वज कैसे विचार करते थे और हमें कैसे विचार करना चाहिए? इस सभी के बारे में भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला यह ग्रंथ आत्मविश्वास जगाने वाला, बुद्धि को उन्नत स्तर पर आनंद देने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला एक अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ है। इसके 2 खंड केवल 799 रुपए में आपको प्रकाशन पूर्व पंजीकरण छूट में उपलब्ध है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 799 रुपए है। आप इसे भी काइंडली डू नॉट एनोटेट प्लीज नितिन जी। 30 अप्रैल तक ये छूट लागू है। इस लिंक पर या 9503864401 इस नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हैं और अपनी प्रत आरक्षित करती है। आपका एड्रेस वगैरह आप सब आपने जितने प्रति ली है वो सभी हमें SMS करके भेज दीजिए या व्हाट्सएप पे संदेश भेज दीजिए। आपको ये ग्रंथ हम होम डिलीवरी पहुंचा देंगे। केळकर सर आगे चलेंगे जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मिली जुली संस्कृति, साझी संस्कृति, गंगा जमुनी। ऐसा कभी नहीं होता। गंगा और जमुना जब मिलती हैं तब जमुना अपना स्वभाव छोड़ देती है और गंगामय हो जाती है, आगे बढ़ती है तो गंगा बढ़ती है। विष और अमृत इनका मेल करना है तो विष को अपना विषत्व जो है, विषैलापन है, उसे छोड़ना होगा।
तभी दोनों मिलकर एक संस्कृति के बन सकते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसका विचार थोड़ा और आगे जाकर इस प्रकार से भारत भूमि पर हुआ। भारत भूमि जो 99 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, वह घटती घटती इस संस्कृति के मानने वालों के संकोच के कारण आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर तक छोटी हो गई है। इसका भी हम कुछ विचार आगे करेंगे। अब इस संस्कृति का राष्ट्र के साथ क्या संबंध होता है, इसे भी हम समझने का प्रयास करें। संस्कृति का राष्ट्र के साथ संबंध अन्योन्याश्रित है। राष्ट्र यदि है तो संस्कृति तो अवश्य है, और यदि संस्कृति है तो राष्ट्र निर्माण होगा। हमारे राष्ट्र की पहचान कैसे करेंगे हम? अभी नेशन और राष्ट्र की जो अवधारणाएं हैं, इनका विचार हम आगे एक सत्र में करने वाले हैं। यहां केवल राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा विचार में रखना चाहता हूं कि राष्ट्र के मोटे मोटे 3 हिस्से बनते हैं। पहला तो है भूमि, जो भूमि के बगैर राष्ट्र को भौतिक पहचान उसकी बनती नहीं है। दूसरा है समाज। यदि भूमि है और उसके ऊपर कोई मानव जाति नहीं है जो समान जीवन दृष्टि लेकर, समान संस्कृति को लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं है, ऐसा समाज नहीं है या मानव जाति नहीं है, तो वह राष्ट्र नहीं है, नहीं हो सकता। और इसकी तीसरी जो है, जो समझने में थोड़ी कठिन है, वह जो बात है वह है संस्कृति। संस्कृति और जीवन दृष्टि ये बहुत साधर्म्य, समान ऐसी अवधारणाएं हैं। शायद एक दूसरे के बदले में इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे 2 शब्द हैं। संस्कृति का शब्द का जो जन्म हुआ है वह है सं और कृति। तो जो सं यानी जो समान है, सम्यक है, ऐसी कृति। सम्यक कृति का अर्थ है जो सबके लिए समान है, और सब में मैं भी आता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तो सुख प्राप्ति करूं, तो सब सुख प्राप्त करें, सब सुखी हों। इस प्रकार का विचार जब होता है तब उसे संस्कृति कहते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है, इसे समझने के लिए इस सुख का विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सामान्य रूप से जो असंस्कृत ऐसा व्यक्ति है, करता है मम सुख मम हित, मम हिताय, मेरे सुख के लिए, मेरे हित के लिए जो भी करना है या जिसने भी करना है वो मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए करना है। इससे जब उन्नत होता है, सुसंस्कृत होता है, तो फिर वो कहने लगता है मम जन हिताय मम जन सुखाय। मेरे लोग जो हैं, फिर मेरे कुटुंब के होंगे, मेरे गांव के होंगे, मेरे मजहब के होंगे, मेरे संप्रदाय के होंगे, मम जन हिताय मम जन सुखाय। इससे आगे और बढ़ते हैं, इससे और उन्नत सुसंस्कृत होता है मनुष्य, तो विचार करता है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, नहीं क्षमा करें, इससे पहले आता है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया यहां जाकर अटक गई है, इससे आगे विचार ही नहीं कर रही। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, लेकिन भारत ने तो इससे आगे 2 चरण कदम बढ़ाए थे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अधिक उन्नत
सुसंस्कृत ऐसा जो स्तर है वह है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। और इससे भी आगे का सुसंस्कृतता का और अधिक उन्नत स्तर जो है वह है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी केवल इसमें जन यानी केवल मनुष्य जाति का समावेश नहीं है, तो इसमें जितने भी चर अचर हैं इन सब चर अचर के सुख का विचार जिसमें है वह सर्वे भवन्तु सुखिना। तो हम जब सम्यक कृति का विचार करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना से सुसंगत जो भी कृति है वह संस्कृति का लक्षण है, इसे हमें समझना होगा। और इसके लिए संस्कृति को हम यदि छोड़ देंगे, संस्कृति में विविधता जानने का प्रयास करेंगे, तो उस अंतर्निहित जो एकात्मता है, जो एक ही परमात्मा का अंश हम सब में होने के कारण जो कुटुंब भावना है वह नष्ट हो जाएगी, वह खंडित हो जाएगी। एक दूसरे के सामने शत्रु के रूप में लोग खड़े हो जाएंगे। और इस दृष्टि से संस्कृति का महत्व जो है किसी भी समाज के लिए अनन्य साधारण है। और ऐसी संस्कृति को लेकर जब कोई समाज इस संस्कृति द्वारा निर्देशित जो जीवन का लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो उस समाज के समृद्ध सुख शांतिमय सहजीवन को राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र का संस्कृति से अन्योन्याश्रित ऐसा संबंध है, इसे हमें समझना होगा। भारतीय संस्कृति का विचार की दृष्टि से हमने जीवन दृष्टि का विस्तार से जब विचार किया तो उसमें विचार किया है। इसके लिए इस संस्कृति के जो विभिन्न आधारभूत ऐसे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की चर्चा मैं अभी यहां नहीं करूंगा। इस राष्ट्र के भूगोल के साथ में इसका कैसा संबंध रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अधिक विस्तार देने का प्रयास करूंगा। हमारा यह भारतवर्ष जो है यह बहुत बृहद भारत था। इसमें से अफगानिस्तान चला गया, अरबस्तान चला गया। चला गया का अर्थ क्या है? तो जहां के लोग अब भारतीय संस्कृति का महत्व समझते नहीं है और उस प्रकार से व्यवहार नहीं करते, वह भारतीय नहीं रहे। जो भारतीय संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार करते हैं, वह भारतीय होते हैं। और ऐसे भारतीय लोग जहां रहते हैं और जहां इस भारतीयता की चलती है, भारतीयता के अनुसार समाज जीवन नियमित निर्देशित होता है, वह भूभाग भारत कहलाता है। तो हमने इस भारत राष्ट्र पर जो आक्रमण हुए उनको अनदेखा किया और एक एक भू क्षेत्र हमारे राष्ट्र की जो भौतिक पहचान है वह भूमि है, उस भूमि को सिकुड़ता हुआ इतिहास हमने देखा। अरबस्तान गया, अफगानिस्तान गया, फिर उधर मलाया, बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया, सयाम, तिब्बत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो हैं, यह सब अब भारत का हिस्सा इसलिए नहीं है कि इनकी संस्कृति भिन्न है, लेकिन जब हम नेपाल की बात करते हैं, जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, तो हम इसे अभारतीय नहीं कहते, यह भारतीयता के ही हिस्से हैं।
इसका क्लेश हमें उतना नहीं होता जितना हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनने से होता है। क्योंकि आज भी नेपाल की मोटे तौर पर संस्कृति तो वही है, वही सर्वे भवन्तु सुखिनः वहां भी कहा जाता है, वही त्वं ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्रस्तुम इंद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम, ऐसा सब जितने भी प्रकार से लोग अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं वह सब उस परमात्मा की पूजा करते हैं। मान्यता नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है। तो इसके लिए यह राष्ट्र की दृष्टि से हमसे भिन्न नहीं है, यह समाज की दृष्टि से, सांस्कृतिक समाज की दृष्टि से यह हमसे भिन्न नहीं है। लेकिन जो इस संस्कृति से भिन्न ऐसे लोग अब जहां प्रभावी हो गए हैं, जिनका शासन वहां चलता है, ऐसे जो भूक्षेत्र हैं वह अब भारत नहीं कहलाते। तो भारत का या भारतीय राष्ट्र का, भारतीय समाज का संस्कृति यह एक अत्यंत अनिवार्य ऐसा घटक है, इसे हमें समझना होगा। एक और बात हमें समझनी होगी कि जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं उसमें हम सूक्ष्मता से विचार करें तो समझ में आएगा कि हम तो अंग्रेजी संस्कृति में रंग गए हैं। भारतीय संस्कृति के कहीं कहीं खंडहर अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन मोटे तौर पर तो हम अंग्रेजियत में रंग गए हैं। हमारी विचार प्रक्रिया भी जो सांस्कृतिक होनी चाहिए वह अंग्रेजियत में और उसके कारण बदल गई है। अंग्रेजी विचारधारा जो है या अंग्रेजी जीवन दृष्टि है वह सत्ताधिष्ठित है, वह बलवानाधिष्ठित है। भारतीय जीवन दृष्टि जो है, भारतीय संस्कृति जो है, यह धर्माधिष्ठित है, सर्वे भवन्तु सुखिनः पर आधारित दृष्टि है। यह प्रकृति सुसंगतता से जुड़ी हुई ऐसी जीवन की प्रणाली है। इसलिए हम देखें कि शिक्षा में भी हम किस प्रकार से विषयों का जो नामकरण करते हैं वह भी कैसा होता है। तो हमारे यहाँ जो राजशास्त्र होता है वह पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल यानी राजाओं शासकों का ऐसा इतिहास उसमें होता है राजशास्त्र में। हमारे यहाँ यह राज्यशास्त्र जो है यह शासकों के ऊपर आधारित, शासनाधिष्ठित इस प्रकार का राज्यशास्त्र पढ़ाया जाता है। भारतीय राज्यशास्त्र जो है यह तो धर्माधिष्ठित शासन का, राष्ट्र शासन का स्वरूप कैसे होता है इसका वर्णन करेगा। लेकिन हमारा राज्यशास्त्र जो है यह सत्ताधिष्ठित शासकों का वर्णन विवरण करता है। हमारा भूगोल जो है अब जब नक्शा देखते हैं तो राजकीय भूगोल हम उसको कहते हैं, ये पॉलिटिकल जियोग्राफी है। हम यदि सांस्कृतिक भूगोल को पढ़ाना शुरू कर दें तो उस अफगानिस्तान से लेकर उधर अरबस्तान से लेकर उधर मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो तक हमारे सामने भारतवर्ष के रूप में खड़ा होगा। हम इकोनॉमी का विचार करते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का विचार करते हैं। हम सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं करते। तो हर प्रकार से हम अंग्रेजियत में रंगे हुए हैं। हर विषय को हम अंग्रेजी सोच के आधार पर देखने लग गए हैं। हमारे यहाँ अष्टांग योग का विचार किया गया है, लेकिन यह योग, अष्टांग योग जब विदेश में गया तो अंग्रेजों ने इसको योगा बना दिया और यह केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित हो गया।
क्योंकि ये जो अभारतीय सोच है यह भौतिकवादी है, यह इहवादी है, यह जड़वादी है, और इसलिए इसमें केवल शरीर स्वास्थ्य इसका विचार करने वाले जो दो घटक हैं, आसन और प्राणायाम, इसी को उन्होंने योगा कह दिया। और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, हमारे देश में भी हमारे जितने भी योगाचार्य अपनी योग की कार्यक्रम चलाते हैं, इनमें प्रमुखता से आसन प्राणायाम और ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने को बता देते हैं। ये मुख्य जो इसमें बल होता है वह आसन प्राणायाम पर होता है। वास्तव में तो अष्टांग योग का जो मूल है उसका वर्णन तो किया गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है यह चित्त वृत्ति निरोध का साधन है। इस दृष्टि से योग की ओर जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि यम नियम जो है, 5 यम हैं जो समाज में व्यवहार कैसा होना चाहिए यह बताते हैं, और 5 नियम है जो व्यक्तिगत व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। यह मन को मोड़ने वाले, मन को दिशा देने वाले ऐसे यह तत्व हैं। जो 5 नियम है वह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन सबका संबंध समाज के साथ में सीधा होता है। क्यों? सत्य तो तभी, सत्य और झूठ तो तभी सामने आता है जब कोई दूसरा होता है। जब हम अकेले ही हैं तो हमारे लिए तो हम जो समझते वही सत्य होता है। अहिंसा है, अहिंसा का भी संबंध दूसरे लोगों से है। किसी दूसरे की हिंसा हम करते हैं तब अहिंसा का विषय आता है। इसी प्रकार से जो नियम है जो व्यक्तिगत स्तर के हैं, यह शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यह सब मन को आकार देने वाले, मन को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे व्यक्तिगत, मोटे तौर पर व्यक्तिगत और कुछ मात्रा में समाज से भी संबंधित ऐसे तत्व हैं। इनको छोड़कर हम यदि इसे योगा बना देते हैं तो ये भारतीय दृष्टि से असांस्कृतिक है, इसे समझना होगा। और इस दृष्टि से सांस्कृतिक क्या है, असांस्कृतिक या अभारतीय संस्कृति या विकृति क्या है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। मिली जुली संस्कृति यह संभव नहीं है। जब दो समान विचारधारा लेकर चलने वाली संस्कृतियां होंगी तो उनमें तो मिली जुली संस्कृतियां बन सकती हैं, लेकिन जहां विष और अमृत जैसी दो भिन्न संस्कृतियां हैं उनकी साझी संस्कृति बन नहीं सकती। विष और अमृत जैसे मिलकर विष ही बनता है। साझी संस्कृति बनाने के प्रयास होंगे तो जो सर्वहितकारी ऐसी संस्कृति है उसका व्यवहार करने वाले लोग हैं वह परास्त होंगे, होते रहे हैं। यह विश्व का इतिहास है। इसलिए इस सर्वहितकारी ऐसी भारतीय संस्कृति के पीछे विशाल मात्रा में हमें संस्कृति शक्ति खड़ी करनी होगी। सुसंस्कृत तभी हम बन पाएंगे जब हम सुरक्षित होंगे। और इस दृष्टि से पूरा विश्व जिस शक्ति से भय प्राप्त करे और भय के कारण आदर करे, इस प्रकार की शक्ति का इस संस्कृति के साथ में जोड़ना यह अनिवार्य है। इसे हमें समझना होगा। अकेली संस्कृति कभी भी टिक नहीं सकती। उसके साथ में समृद्धि और सुरक्षितता, ये दोनों बातें अनिवार्य होती हैं। और इस दृष्टि से भारतीय जीवन को यदि समझना है तो इस सुसंस्कृतता को, समृद्धि को और सुरक्षा को, इन सभी बातों को हमें समझना होगा। इनका विचार हम आगे और भी शिक्षण व्यवस्था
रक्षण व्यवस्था और पोषण व्यवस्था में करेंगे ही। अभी मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हमें यदि इस विषय में और कुछ प्रश्न पूछने होंगे तो हम इस विषय में आगे विचार करेंगे। अगला हमारा जो सत्र होगा वह इस संस्कृति से भिन्न अभारतीय संस्कृति, अभारतीय जो मजहब, संप्रदाय, पथ, रिलीजन और भारतीय दृष्टिकोण से जुड़े हुए ऐसे मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं इस विषय को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम थोड़े से सवाल लेंगे, 2-4। सर को आज जाना है, इसलिए सभी को शायद नहीं मिल सकता है, सवाल पूछने की संधि मिल नहीं सकती। मैं पहला सवाल कैलाश जी आप पूछिए, उनके बाद लता एंड वीरेंद्र शाह अमेरिका से। भाई साहब, मैं जो है आपको थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। एक तो बड़ा विस्तृत विषय था, समय नहीं मिला। आपने जो रावण और दुर्योधन का जो उदाहरण दिया, यानी वो संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते थे लेकिन संस्कृति को समझते थे। उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अलग बात है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, हम सब लोग भारत माता की जय बोलते हैं। इस जय बोलने में ही हम सब लोग भाई बहन हो जाते हैं। माता मानने से भाई बहन बनते हैं। हाँ, भाई बहन बन जाते हैं, माता मानने से बनते हैं, जय कहने से नहीं। लेकिन अभी हम, हमारी बहन जी जैसे सर बोलती हैं, या अन्य लोग मैडम बोलते हैं, या हमारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो इन सब चीजों से हमारे मन में जो बैठ गई है, कैसे निस्तारण हो उसका? देखिए, यह तो हमें ही आग्रह पूर्वक अपने व्यवहार में इन शब्दों को लाना होगा। ये बहुत सहज हो गया है मैडम कहना। अब मैडम कहने से वो भाव निर्माण ही नहीं हो सकता जो आप कहेंगे बहन जी या कहेंगे माता जी, तो उससे जो स्वाभाविक ऐसा भाव निर्माण होता है, मैडम कहने से निर्माण ही नहीं होता है। और पश्चिम का पूरा जो जीवन है, यह भोगवादी होने से वहां तो मैडम शब्द ठीक ही है। वहां तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे यहाँ तो हर पराई स्त्री जो होती है ममता होती है, आपके यहाँ तो अपनी माता छोड़कर हर पराई स्त्री को आप अपनी संभाव्य पत्नी, प्रोस्पेक्टिव वाइफ के रूप में देखते हो। तो इसके लिए वहां मैडम कहना उनकी दृष्टि से तो ठीक ही है। लेकिन जब हम किसी पराई महिला को अपनी पत्नी नहीं है ऐसे किसी स्त्री को मैडम कहते हैं, तो हम, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो संस्कृति को समझते हैं लेकिन संस्कृति के अनुसार व्यवहार नहीं करते। ऐसे हम भी बन जाते हैं कुछ मात्रा में। तो हमारे व्यवहार में हम सुधार करें। स्त्रियों से बात करते हैं तो बहन जी करके बात करें, बहन करके बात करें। छोटी है तो बेटी कहें। उससे जो एकात्मता की अभिव्यक्ति होती है वह हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति की रक्षा तो हम करेंगे तो होगी। इसलिए हमारे आचरण में आग्रह पूर्वक ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, यही अनायासी जो छोटे लोग हैं या जो युवक हैं उनको एक संस्कार देने जैसा है। इसे आप समझिए। अब बड़े लोग यदि मैडम कहना शुरू कर देंगे तो युवक तो मैडम कहेंगे ही, और बच्चे तो गर्भ में से ही सीख के आएंगे मैडम कहना। जब बोलने लगेंगे तो मैडम कहना ही नहीं बोलेंगे, वो मैडम ही बोलेंगे। इसे हमें समझना होगा और अपने व्यवहार से ही इसमें सुधार के प्रयास करने होंगे। अगला सवाल लेते हैं, लता एंड वीरेंद्र शाह यूएसए। अनम्यूट करके पूछिए वीरेंद्र जी।
नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। मेरा एक ऑर्डिनरी सवाल है। ये जो सब पुस्तकें प्रकाशन हो रही है, उसकी जो कीमत आ रही है, वो आप मुंबई में या कहाँ भी उसको पोस्ट में भेजेंगे तो पोस्टल खर्चा और इसके पर होगा? वो नहीं, ठीक है, वन इश्यू बट द इसे भी मोस्ट समावेश। इम्पोर्टेंट इज, अगर प्रदेश में चाहिए तो जी उसके लिए बताइए। कितना खर्चा चाहिए? प्रदेश का तो मैं पूछ के बताती हूँ, लेकिन भारत में तो होम डिलीवरी चार्जेस उसके इंक्लूड है इसमें। अच्छा अच्छा, समझ गया। जी। और कुलदीप दूसरी बात है, हाँ जी। ये तो किलकर गुरु जी का ही जवाब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैलाश भाई को। वो भारत माता जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं माता आ जाती है, तो राष्ट्रपिता बोलते हैं तभी आता नहीं था। आज उसको यहाँ से कहाँ से नया ज्ञान उत्पन्न हो गया कि भारत माता बोलने से सब भाई बहन हो गए, तो राष्ट्रपिता बोलने से भाई बहन नहीं होते थे। मेरी समझ में नहीं आता है ये सब। देखो ये सब नमस्कार। भारत माता को भारत माता न कहना, और जो राष्ट्र वेद काल से चला आ रहा है किसी को उसका राष्ट्रपिता कह देना, यह सब हमारी असंस्कृतता के लक्षण है, इसे हम समझें। गांधी जी महान थे तो ठीक है, महान थे, लेकिन राष्ट्र के पिता कैसे बन सकते हैं? वही है। तो राष्ट्र निर्माता तो अनादिकाल से पता नहीं किसने राष्ट्र की शुरुआत की थी, लेकिन आज हम कहना शुरू कर दें, और उसका कारण आप समझिए। गांधी जी को भी महात्मा किसने बनाया? अंग्रेज। तो अंग्रेज सरकार का सर्कुलर है, और उसमें लिखा गया है कि गांधी जी को इससे आगे महात्मा कहा जाए। हमने उनको महात्मा नहीं कहा, उनको महात्मा अंग्रेजों ने बनाया। और एक बात इसको भी समझ लीजिए, अंग्रेजों ने हमारे जो सत्ता प्राप्ति के लिए उतावले हो गए थे, ऐसे जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के दिमाग में भर दिया कि तुम नेशन नहीं थे कभी, तुम राष्ट्र नहीं थे कभी, यू आर ए नेशन इन द मेकिंग। और जवाहरलाल जी का सीना फूल गया कि हम राष्ट्र निर्माता है, हम नेशन के निर्माता है। तो गांधी जी राष्ट्रपिता बन गए और जवाहरलाल जी चाचा बन गए। तो यह जो है, यह हमारी सांस्कृतिक जो समझ है उसमें जो कमी आई है उसके लक्षण हैं। जैसे जैसे हमारी संस्कृति के संबंध में जो समझ है वह अच्छी बनती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी, या खामियां दूर हो जाएंगी, और उसमें किसी को बुरा लगने का कोई कारण नहीं है। जो गुण लक्षण नेहरू जी के थे वो थे, उनको चाचा नेहरू कहने से कुछ बढ़ जाते हैं ऐसा थोड़ी है। गांधी जी के जो गुण लक्षण थे वो थे, उनको राष्ट्रपिता कहने से वो कोई बहुत और अधिक कुछ कर्तृत्ववान हो जाते हैं ऐसा थोड़ी है। इसलिए उनका जो वास्तव है उसको तो, उसकी ओर तो ध्यान देना ही होगा। लेकिन जो अवास्तव है, ये चाचा नहीं है, यह राष्ट्रपिता नहीं है, इसे भी समझना ही होगा। इसकी तुलना भारत माता से करना ठीक नहीं है। भारत माता तो है ही, क्योंकि हमने तो पूरी सृष्टि के साथ में कौटुंबिक भाव से जोड़ने का हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है, यही हमारी परंपरा रही है। इसके लिए भारत को माता कहना तो ठीक ही है, हमारी संस्कृति के अनुरूप ही है। अगला सवाल गौ को गौ माता कहना ये हमारी संस्कृति के अनुरूप ही है। गंगा माता कहना, किसी पराई स्त्री को मातृवत मानना, यह तो हमारी संस्कृति ही है। नमस्कार। हमारे जीवन के हर पहलू में, हर पक्ष में इस कुटुंब भावना का समावेश, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना होगा, इसका विचार हम आगे भी करने ही वाले हैं।
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस भारतीयता का समावेश, इस भारतीयता का स्वीकार किस प्रकार से हो सकता है, आगे आने वाले कई व्याख्यान पुस्तकों में हम समझने वाले हैं, समझने का प्रयास करने वाले हैं। जी, अगला सवाल लेते हैं कुलदीपिका केसकर हैदराबाद से। उनके प्रेरणाजी आप तैयार रहिएगा। नमस्कार गुरुजी, मी मराठीतच नमस्कार. बोलतीये. भाग्यनगरहून बोलतीये मी. हैदराबाद म्हणायचं नाही म्हणून ठरवलंय मी आता. भाग्यनगर आहे त्याचं अच्छा. नाव. हा, तर माझा एक छोटासा प्रश्न आहे की भारताला धर्माधिष्ठित राज्य किंवा राष्ट्र बनवता येणार नाही का? जोपर्यंत धर्माचा त्याच्याशी संबंध, राज्याशी संबंध येईल तेव्हाच भारताचा विकास होईल असं मला वाटतं. तर आपलं काय मत आहे त्याच्यावर? धर्माधिष्ठित राष्ट्र, राष्ट्र खरं म्हणजे धर्माधिष्ठित असेल तर राष्ट्र होऊ शकत नाही, हे आम्हाला समजायला हवं. त्यामुळे आम्हाला जर खरोखर भारताला एक राष्ट्र ह्या स्वरूपात व्यवस्थितपणे उभं करायचं असेल, भारत हे हिंदू राष्ट्र तर आजही आहेच, त्याला प्रत्यक्षामध्ये त्याच्या विविध गुणलक्षणांसह, व्यवस्थांसह, व्यवहारासह पुन्हा हिंदू राष्ट्र समग्रतेने बनवायचं असेल तर त्यासाठी धर्म काय आहे याची समज आमची व्यवस्थित झाली पाहिजे. हमारी जो धर्म की समझ है वह स्पष्ट होना आवश्यक है. मैं पिता हूं तो मेरा पिता के रूप में धर्म क्या है, क्या मैं यदि नहीं जानूंगा तो अच्छा पिता नहीं बन सकता. माता हूं तो मेरा मातृ धर्म क्या है, बेटा हूं तो मेरा पुत्र धर्म क्या है. मैं समाज का कोई एक घटक हूं तो उस समाज का घटक होने की दृष्टि से मैं कोई नौकरी कर रहा हूं, मैं कोई उद्योग व्यवसाय कर रहा हूं तो मेरा धर्म क्या है. इस अलग अलग प्रकार के धर्मों के स्वरूप को हमें समझना होगा और उसे अपने व्यवहार में लाना होगा. धर्माधिष्ठित राष्ट्र ऐसे ही निर्माण नहीं हो जाते. मग हे शिक्षण तो धर्म को ग्लानि आई थी, इसीलिए हमारे राष्ट्र पर बाहर से आक्रमण शुरू हुए. इसे हम समझें. उस धर्म की ग्लानि को दूर करने का कुछ प्रयास शंकराचार्य जी ने किया था. उसके आगे हम देखते हैं तो मध्वाचार्य विद्यारण्य ने इस प्रकार का धर्माधिष्ठित ऐसा शासन निर्माण करने का प्रयास किया हरिहर बुक्कराय को लेकर. करेक्ट. तो हम सफल हुए. अब एक छोटे हिस्से में तो हिंदू राष्ट्र तो निर्माण कर ही दिया था, समग्रता की दृष्टि से निर्माण कर दिया था. आगे हम देखते हैं रामदास और शिवाजी इकट्ठे आए, धर्म सत्ता और शासन इकट्ठे आए, तो फिर हिंदवी स्वराज्य फैला और लगभग 2/3 भारतवर्ष की भूमि पर इसका प्रभाव रहा. उसके आगे और आते हैं तो देखते हैं रणजीत सिंह है जो खालसा पंथ के साथ में खड़े रहे, या खालसा पंथ उनके साथ में खड़ा रहा, उनको मार्गदर्शन करता रहा, तो फिर से वो सफल हुए. तो धर्म और शासन और धर्म से नियंत्रित, धर्म से मार्गदर्शित, धर्म से नियमित ऐसा शासन जब होता है तब सफलता तो उसको मिलेगी ही. ये इसके 3 उदाहरण है, प्रकट उदाहरण है, प्रमाण देने वाले उदाहरण है. इन्हें समझना होगा और इसके लिए धर्म को बलवान होना पड़ेगा. धर्म को बलवान होना इसका अर्थ धर्माचार्यों की पूजा होने लग जाए सब जगह पर, ऐसा नहीं है. तो हम जो है, जहां है व्यवहार, उस भूमिका में अपना धर्म क्या है इसे समझकर जब हम धर्मयुक्त व्यवहार करने लग जाएंगे तब समाज धर्मयुक्त होगा. तब ऐसा कोई शासक या कोई ऐसा व्यक्ति शासक नहीं बन पाएगा
जो धर्म का आदर न करता हो। इस दृष्टि से धर्म को बलवान बनाना ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं का और उसमें भी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा शिक्षा तो धर्माचरण की शिक्षा ही होनी चाहिए। आप उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो भी क्या आपका आचरण धर्मयुक्त है? क्या आप जिस पूंजी का उपयोग कर रहे हैं क्या वह पाप युक्त पूंजी है या पाप मुक्त पूंजी है? इसका भेद और इसका विवेक औद्योगिक क्षेत्र में यदि होना शुरू हो जाएगा तो धर्मयुक्त उद्योग क्षेत्र की दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे। न्याय के क्षेत्र में धर्मयुक्त क्या है, इसे समझने वाली न्याय व्यवस्था, इस प्रकार से हर क्षेत्र में धर्मयुक्त व्यवहार क्या होता है, ऐसी समझ रखने वाले लोग जब खड़े होंगे तब हम कह सकते हैं कि धर्म की ग्लानि दूर हो रही है। और फिर जो राष्ट्र के रूप में हम खड़े होंगे वह विश्व में अजेय होगा, विश्व में गुरु पद को प्राप्त करेगा। अगला और उसका ही प्रयास, ये जो व्याख्यान माला के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जागृति हो रही है, कई लोग इस दृष्टि से विचार करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। हो, धन्यवाद दादा, धन्यवाद गुरुजी, खूप छान सांगितलं तुम्ही मला। जोपर्यंत शिक्षा बदलत नाही, शिक्षण बदलत नाही, तोपर्यंत हे असाच राहणार प्रॉब्लेम। धन्यवाद। एक मिनिट, मी पुन्हा दुरुस्ती करतो। मी पुन्हा हे सांगितलं, शिक्षण जसं भारतीय झालं पाहिजे, जिस प्रकार से शिक्षा भारतीय बननी चाहिए, उसी प्रकार से हमारा उद्योग जगत भी भारतीय बनना चाहिए। हमारा भाषा के ऊपर काम करने वाला, भाषा के ऊपर आजीविका चलाने वाला जो समाजगत है वह भी धर्मयुक्त होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला जो समाज है, जो क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्षेत्र है, वह भी धर्माचरण युक्त होना चाहिए। इस प्रकार से के हर क्षेत्र को धर्माचरण युक्त बनाना, इस प्रकार के जब प्रयास होंगे तब शिक्षा भी धर्मयुक्त बनेगी। इसे हम समझे ठीक से। तब तक अकेली शिक्षा कभी भी धर्माचरण की शिक्षा दे नहीं सकती। यदि आप समाज जीवन में अर्थव्यवस्था जो है यह एडम स्मिथ के यानी अधर्मी अर्थशास्त्र के आधार पर चला रहे हैं तो आपको शिक्षा में भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ाना संभव नहीं है। आपको एडम स्मिथ का ही अर्थशास्त्र पढ़ाना होता है। इसे हम समझें और इसके लिए ये तो शिक्षा के क्षेत्र के लोगों का काम है। ऐसी अपनी जिम्मेदारी से दूर न भागें, हम अपनी जिम्मेदारी समझें। हम यदि माता हैं तो माता के रूप में हमारा धर्म क्या है। हम किसी नौकर के रूप में काम कर रहे हैं तो उस नौकर के रूप में हमारा धर्म क्या है। हम यदि उद्योजक हैं तो हमारा उद्योजक के रूप में उद्योग क्षेत्र में धर्म क्या है। इस प्रकार से हर जीवन के हर क्षेत्र में, हर विषय में धर्म क्या है, इसको समझकर विवेक से धर्मयुक्त व्यवहार जब हम करने लगेंगे तब सभी क्षेत्र समांतर समसामयिक धर्माधिष्ठित बनेंगे। इसे हमें समझना होगा। वास्तव में इस पूरी व्याख्यान माला का मूल जो है यह इस समग्रता में धर्म की स्वीकृति, इसे समझना यह है। वीणा जी आप सवाल पूछिए, उनके बाद संजय त्रिवेदी तैयार रहिएगा। वीणा जी, संजय त्रिवेदी आप पूछिए। हेलो, हाँ वीणा जी आप आ गई। ओके, हाँ सॉरी। हाँ, मुझे पूछना था कि हमारी संस्कृति बहुत 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 पुरानी है। इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि सर्वे सुखिना भवन्तु, तो इसी वजह से कि हमने सबको अपना भाग दे दिया कि भाई जाओ तुम अफगानिस्तान ले लो, आप खुश हो जाओ, आप पाकिस्तान ले लो, खुश हो जाओ। ये उसी कारण किया है। हमारे रक्त में ये था कि हम सोच रहे हैं कि सब सुखी हो जाए। जैसे माँ बाप बोल रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग स्टेट दे देते हैं, आप लोग खुश रहो, झगड़ा मत करो। देखिए,
हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं उसके अर्थ को ठीक से समझना होगा। हम जब अहिंसा की बात करते हैं, इसको एक उदाहरण बहुत सरल है समझने के लिए, इसके लिए अहिंसा का उदाहरण बता रहा हूं आपको। हम अहिंसा में विश्वास रखने वाले संस्कृति जीवन दृष्टि के लोग हैं। हिंदू राष्ट्र है, अहिंसा पर विश्वास रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला ऐसा राष्ट्र है। लेकिन अहिंसा का अर्थ क्या है इसे समझिए आप। अहिंसा का अर्थ दुष्टों को हम छोड़ देंगे और दुष्ट हमारा गला काट दें, यह अहिंसा नहीं है। एक उदाहरण देकर मैं इस अहिंसा और हिंसा को स्पष्ट करता हूं। भारत का जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान से जो रेलगाड़ियां भारत में आती थी, समझ में ऐसा, ध्यान में ऐसा आने लग गया कि हर ट्रेन, हर रेलगाड़ी हिंदुओं के शवों से भरी आ रही है। केवल एक ड्राइवर जिंदा है जो गाड़ी चला रहा है, बाकी पूरी गाड़ी जो है मानव के शवों से भरी पड़ी है, कटी पड़ी है। अब भारत में यहाँ के लोग चिंताक्रांत हो गए, इसे रोका कैसे जाए। एक गाड़ी आई रेतों से भरी हुई, दूसरी आई, तीसरी आई, तांता लग गया। तब यहाँ के कुछ अहिंसावादी लोगों ने यह विचार किया, इसे यदि रोकना है तो भारत से भी पाकिस्तान में मुसलमानों के शवों से भरी हुई गाड़ी जानी चाहिए। और जैसे ही इस प्रकार से केवल ड्राइवर जिंदा है और बाकी सब शवों से, मुसलमानों के शवों से अटी पड़ी ऐसी ट्रेन, ऐसी रेलगाड़ी जब पाकिस्तान पहुंची, तब जाकर वहां का जो ट्रेन से भारत में आने वाले लोगों का नरसंहार था यह बंद हुआ। तो अहिंसा उसे कहते हैं जो आगे आने वाली हिंसा को रोके। अब उसके लिए यदि हिंसा भी करनी पड़ती है तो वह अहिंसा है, इसे समझें हम। किसी हिंसक जंतु को मारना यह अहिंसा है कि वह हिंसक जंतु जो है फिर वह मनुष्य के शरीर में होगा, मानव रूप में होगा। ऐसा भी कोई हिंसक दुष्ट व्यक्ति है, उसकी हिंसा करना, पहले तो हमारे यहाँ कहा गया है शत्रु बुद्धि विनाश है। उसमें केवल शत्रु बुद्धि है तो उसको समाप्त करो। वो शत्रु बुद्धि छोड़ता नहीं है और हिंसा किए जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे दुष्ट की, ऐसे नर पशु की, नर राक्षस की हिंसा करना यह अहिंसा है, इसे हम समझें। और इस दृष्टि से सर्वे भवन्तु सुखिनः को हम समझें, सब सुखी हो। लेकिन सब सुखी हो के किए जाने वाले प्रयासों को जो नष्ट करेगा, जो भ्रष्ट करेगा, जो उसमें अवरोध निर्माण करेगा, ऐसी कोई भी शक्ति खड़ी होती है तो उसका संहार करना यह उस व्यक्ति के लिए भी हितकारी है, क्योंकि वह आगे होने करने वाला ये हिंसा जो है उससे बचेगा। उस हिंसा के कारण जो और अधमगति को वह जाने वाला है, उस अधमगति से उसकी रक्षा होगी। इस दृष्टि से उसके भी हित में उसकी हत्या करना यह है, इसे हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार हम लेकर चल रहे हैं। ऋण्वन्तो विश्वमार्यम का विचार लेकर हम चल रहे हैं। हमारा व्यवहार इतना श्रेष्ठ हो जिसे देखकर लोग आर्य बनने की मन में इच्छा निर्माण करें और ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसा है। लेकिन इसके साथ में ही हम राम की वह प्रतिज्ञा को न भूलें, निश्चर ही न करो मही। जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो हिंसक शक्तियां हैं, निश्चर कहा है उनको राम ने, वो उससे इस पृथ्वी को मुक्त करेंगे। जो जहां ऐसी शक्तियां निर्माण होगी वहां जाकर घर में घुसकर
देश में घुसकर मारेंगे, यह भी सर्वे भवन्तु सुखिना का ही साधन है। इसे हमें समझना होगा। आखिरी एक सवाल। और प्रश्न पूछ सकती हूँ? एक प्रश्न अंतिम। जी, संजय त्रिवेदी आप पूछिए। नमस्कार गुरुजी। ये मैंने तो ये मेरा पहला ही व्याख्यान में अटेंड कर रहा हूँ आपका, मतलब पहले मैंने नहीं किया है। आपकी जो मैंने बात सुनी तो मूलतः मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति, कुटुंब, समाज और राष्ट्र तक हमारी ये संस्कृति में जो दम्भ है, क्योंकि मैडम बोल के भी बहन का भाव रखना और बहन जी बोल के भी वो भाव अलग होता है, ऐसा भी समाज में मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। तो मूलतः जब तक चारित्र घड़तर और मन की भावना शुद्ध नहीं होगी तब तक ये कुछ संस्कृति में बदलाव नहीं आएगा, मतलब संस्कृति का जतन नहीं होगा, क्योंकि मूलतः मन की वृत्तियां ही मलिन हो गई है और दम्भी हो गई है। तो आपके मतलब इसके बारे में क्या राय है? इसके बारे में कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो मैडम कहता है लेकिन मातृभाव से वो कहता है जी, तो यह तो ठीक है, यह तो बहुत क्या कहें कि बहुत उन्नत मानव है। लेकिन आप इसकी कल्पना करिए कि ऐसे जो महाजन हैं जो मैडम का शब्द प्रयोग करते हैं लेकिन मन में मातृत्व की भावना रखते हैं, ऐसे महाजनों की ओर देखने वाले जो सर्वसामान्य लोग हैं जी, वो तो मैडम शब्द लेते हैं, वो उसके पीछे एक मातृभाव नहीं लेते। जी, इसलिए हमारी भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए जैसा हमारा भाव है, इसे हम समझें। सही हारमोनी, मतलब विसंगतता नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही बात उसमें है विसंगति बोलने नहीं में और होनी भाव। चाहिए कि शब्द प्रयोग तो हम हिंसा का कर रहे हैं और अहिंसा की भी प्रत्यक्ष व्यवहार कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। हम जो जी, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और हमारी भाषाओं की विशेषता संस्कृत की जो विशेषता है वो यह है कि इसके जो शब्द निर्माण होते हैं ना, इनका जी, निर्माण अर्थवाही होता है। शब्द को उच्चारण करते ही उसके भाव स्पष्ट हो जाते हैं। इस जी, प्रकार से जब हम माता कहते हैं तो सहजता से सामने वाले के मन में वो मातृत्व का भाव निर्माण हो जाता है। इसे हम जी, समझें। हम कहेंगे कि ये भारत है, इसको इंडिया कह दिया तो क्या हो गया? अब जी, वैसे देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से क्या फर्क पड़ता है, कोई इसको क्या जो कहना है चाहे वो कहे, लेकिन प्रश्न है कि हम क्या कहते हैं। हम क्या इसको इंडिया बनाना चाहते हैं? जिनकी संस्कृति भारत के कुछ अर्थ हैं, भारत का अर्थ है जो भाव में यानी ज्ञान के प्रकाश में रत हैं, ज्ञान की आराधना में रत है, वह भारत है। जी, उस भारत को छोड़ के हम यदि इंडिया ही शब्द अपना लें या और कोई शब्द अपना लें तो जी, वह अर्थवाही नहीं होगा, इसे हम समझें। सही, केवल भूमि से जुड़ा हुआ इंडिया शब्द लेकर यह तो उस अभारतीय जो जिसे आप संस्कृति कहे, प्रकृति कहिए, विकृति कहिए, उसके साथ में जुड़ी हुई अवधारणा है, वो तो भूमि के साथ में केवल जुड़ी हुई है, हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है, इसे समझे हम। और इसीलिए आग्रह हमारा हो कि हम इंडिया, इंडियन शब्दों का प्रयोग जहां भी करना है वहां भारत, भारतीय इन शब्दों का प्रयोग करें कि उनके पीछे, उस शब्द के पीछे आने वाले जो अर्थ हैं उनका महत्व है। सही। आभार गुरुजी। जी, धन्यवाद केळकर गुरुजी। स्वाति जी यहाँ जी विराम दें। जी जी 9 बज चुके हैं, आपको जाना है। बहुत बहुत आभारी है। प्रणाम सर, सभी सहभागियों को प्रणाम। नमस्ते दिलीप जी। धन्यवाद। नमस्ते। बहन जी आप बुरा मत शांति पाठ मानिए। हो जाए। स्वाति जी शांति पाठ हो जाए। जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। वैसा नमस्कार। नमस्कार। आज कुछ जल्दी में हूँ।